शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को 7वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती से दूसरी इकाई के अंतर्गत चौथा आपका पाठ है जो शब्द संपदा वो सिखाने जा रही हूँ। शब्द यानी आपको पता ही है और संपदा अर्थात संपत्ति। तो इसका आज हम अध्यापन करेंगे। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुर्वे जी, उनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 7 अगस्त 1942 में गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ। इनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें हैं। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है इनकी रचनाओं में। इनका परिचय डॉक्टर रणसुर्वे जी मराठी भाषी, हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत जो निबंध है यहाँ पे, इसके माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए उनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि शब्द को किस प्रकार से हम महत्व देते हैं और उसकी संपत्ति को जो हमारे पास है उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और उसके महत्व को यहाँ पे दिखाया गया है। लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुर्वे जी भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास हो पाया है। भाषा अगर सार्थक शब्दों का संयोजन है तो भाषा में शब्दों के बहुत महत्व हैं। सार्थक यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए, निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से तोड़ते भी हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। शब्दकोश से अर्थात जो शब्द के अर्थ आपको नहीं समझ में आते हैं उसके अर्थ आप शब्दकोश में ढूंढ सकते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से लेखक ने हमको शब्द के महत्व के बारे में और उसको बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित किया है। देखेंगे आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। किसके अनुसार? लेखक के अनुसार। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रकृति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ किसके कारण? भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। अगर यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि आदिम अवस्था से लेकर, आदिम यानी आदिकाल में जो अवस्था थी वहाँ से लेकर आधुनिक मनुष्य जो आज की अवस्था है यहाँ तक की विकास यात्रा का यानी जो बढ़ने की प्रवृत्ति है रहस्य किसमें है? ये आपको पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य के पास क्या है? दिमाग है, मस्तिष्क है। इसका पूरी प्रगति का श्रेय किसको जाता है? मनुष्य के मस्तिष्क को जाता है। लेकिन लेखक इसको सही नहीं मानते हैं। ये उत्तर सही है लेकिन इससे भी बढ़कर क्या है? उस मस्तिष्क ने किसकी खोज की? भाषा की। देखिए मस्तिष्क तो जानवरों के पास भी है और हम इंसानों के पास भी है, लेकिन उससे श्रेष्ठ हम कैसे हैं? क्योंकि हमारे पास अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास क्या है? शब्द हैं, भाषाएं। हम अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जानवर भी पहुंचाते हैं, उनका तरीका अलग होता है, लेकिन वो अपनी भावनाएं सब तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जो उनके साथी होते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। या कुछ जानवर जैसे हम पालते हैं तो हम उनकी भाषा समझते हैं, लेकिन वो मनुष्य की तरह उनके पास वैसे शब्द नहीं हैं कि जिससे सभी प्रेरित हो सके या सभी उनकी बातों को समझ सके। इसलिए मनुष्य जो है वो पशुओं और प्राणियों से श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास दिमाग के साथ ही साथ भाषा भी है जिससे वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है और अपनी बातें सभी लोगों तक पहुंचा सकता है।
दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास ही भाषा के कारण हुआ है। ये नहीं कि भारत में ही है, ऐसा नहीं है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास, चाहे वो भले अलग अलग बोली अलग अलग देशों में बोली जाती हो, लेकिन सभी का विकास सिर्फ और सिर्फ भाषा के कारण ही हुआ है। और भाषा का अर्थ क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। भाषा यानी आप शब्द बोलते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो और वो भाषा ही होगा। जो आप भाषा बोलते हो वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक का अर्थ है उसका अर्थ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। जब तक वो अर्थ का महत्व या मीनिंग नहीं होगा, निरर्थक है वो शब्द जो वो बनता है आपका, वो किसी काम का नहीं है जब तक कि वो सार्थक नहीं होगा। शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा का पता चलता है, वो सार्थक होने चाहिए। अगर वो सार्थक नहीं है तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। क्रमबद्ध संयोजन यानी मिलना, उसका अर्थ हमें पता चलना। जिस प्रकार से आपने देखा है कि ट्रेन को कभी देखा होगा जाते हुए, रेलगाड़ी को, तो उसके जो सारे डब्बे देखो किस प्रकार से मिले हुए होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से जो भाषा है, जो शब्द है, वो जुड़ जुड़ के भाषा बनते हैं, लेकिन उनका जो है हमको क्या दिखाई देना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि समाज, ठीक है, समाज, तो इसमें आपको अर्थ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मासज, तो ये क्या है, इसका कोई अर्थ है क्या? मासज का अर्थ क्या है? ये शब्द क्या है? निरर्थक है। और ये शब्द क्या है? सार्थक है। और ये निरर्थक है। इससे आपके समझ में आ रहा है कि शब्द बोलना इसका मतलब कुछ भी नहीं, उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। जब तक उस शब्द का आपको महत्व, अर्थ नहीं समझ में आएगा, उसका कोई भी महत्व नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 बच्चे हैं, पुस्तक पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये शब्द की जो संपत्ति है यहाँ पे बताया है, संपदा। ये संपत्ति जो है, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो? इसको आप वाचन द्वारा बढ़ा सकते हो। जब तक आप में पढ़ने की क्षमता नहीं आएगी, आप अधिक पढ़ाई नहीं करोगे, इस शब्द संपत्ति को आप बढ़ा नहीं सकते हो। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, ज़रूरी नहीं बच्चों को नहीं आते हैं, बड़ों को भी नहीं आते हैं, शिक्षक को भी नहीं आते हैं। उसके लिए हमेशा हमें क्या होता है, शब्दकोश को देखना पड़ता है, उसमें हमें उसके अर्थ ढूंढने पड़ते हैं, तब हमें उसके अर्थ समझ में आते हैं। यहाँ देखिए, शब्दों का यह संसार बड़ा ही विचित्र है। विचित्र है यानी बहुत ही अलग है हमारे लिए। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह हैं। देखिए, जिस प्रकार आपने देखा है, शब्द क्या है, विज्ञान के अनुसार ध्वनि, ध्वनि यानी जो आपके मुख से उच्चरित होता है, जो आवाज़ आती है, उसके खाली चिन्ह भर हैं, लेकिन निर्जीव हैं। निर्जीव मतलब है उनमें जान नहीं है। जो शब्द है वो निर्जीव है, उनमें जान नहीं है। जान उसमें कब आती है? जब मनुष्य उन्हें अर्थ देता है। अर्थ देता है मतलब उसे बोलता है, उसे महत्व देता है और उसे जीवंत बनाता है। निर्जीव है, उसको जीवंत यानी सजीव बनाता है, उसमें प्राण भर देता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव यानी विभिन्न स्वभाव और गुण आने लगते हैं। अर्थात शब्द है लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब आप शब्दों द्वारा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हो, तो आपकी अच्छाइयाँ हैं, जो आपकी बुराइयाँ हैं, या जो आप बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, उसकी अभिव्यक्ति होती है, तो शब्द क्या होते हैं, यहाँ पे जीवंत बन जाते हैं। शब्दों की ताकत की ओर हमारा कभी ध्यान नहीं गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप लोगों से मीठा बोलते हो, अच्छा बोलते हो, लोगों से अपने संबंध बनाए रखते हो, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है।
यहाँ पे समझ में आता है कि आपके जो शब्द है वो कैसे प्रिय है। अप्रिय शब्द आप नहीं बोलते हो, इसी वजह से बहुत से लोग आपके दोस्त होते हैं, आपके अच्छे रिश्ते उनसे जुड़ जाते हैं। लेकिन जो अप्रिय शब्द बोलते हैं उनके बहुत से दुश्मन हो जाते हैं या उनकी लोगों से संबंध टूट जाते हैं। जैसे कहा भी गया है ना कि जो मारा जाता है, जो जख्म होता है, उसके घाव भर जाते हैं, लेकिन जो शब्दों के तीर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, चुभते रहते हैं। लोगों को वो जल्दी भूलता नहीं। एक बार किसी ने झगड़ा हुआ, मारा, तो वो निशान जो होता है वो भर जाता है। लेकिन अगर किसी ने ऐसे कुछ आपको कड़वे शब्द बोल दिए हैं तो वो आपको हमेशा ही क्या होता है, तीर की तरह चुभता रहता है। यानी वो शब्द आपको दिमाग में याद आते रहते हैं और उस व्यक्ति से आपको घृणा हो जाती है या उससे संबंध रखने का आपका मन नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि शब्दों ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते भी हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे मनुष्य के बहुत स्वभाव है। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, खुशी होता है, दुखी होता है, ये सारे उसके जो भी स्वभाव है, आनंदित होता है, विभिन्न प्रकार से वो अपनी जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति करता है। जैसे खुश हुआ तो बहुत खुश हुआ, दुखी हुआ, रोना, गाना, हंसना, जो भी है वो जितने उसके स्वभाव के नमूने हैं उतने ही शब्दों के भी हैं। शब्द के इसलिए क्योंकि मनुष्य अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति उन शब्दों द्वारा करता है। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ लोग लोगों को हंसाते हैं। शब्द भी क्यों? क्योंकि मनुष्य हंसाता किससे? शब्दों द्वारा। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ़ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है, व्यथित अर्थात दुखी हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि अगर कोई कड़वी बात बोल दे, गलत बात बोल दे, तो सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से। कोई गाली दे दे, कोई झगड़ा करे, कोई ऐसा गलत शब्द बोल दे जो व्यक्ति ने गलती नहीं की है, उस बात को उसका ऊपर आरोप लगाए, गलत शब्द बोल दे, तो सामने वाला व्यक्ति व्यथित यानी दुखी हो जाता है। तो यहाँ कहा है लेखक ने, जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ़ देते हैं, मनुष्य तकलीफ़ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी तकलीफ़ देते हैं। कुछ ऐसे शब्द जैसे गाली वाले, गलत शब्द, ठीक है, चोर शब्द है, हाँ, पापी शब्द है, दुष्ट शब्द है। तो जो ऐसे कुछ शब्द हैं वो भी शब्द सुनकर क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। कैसे? उसी प्रकार जैसे कुछ मनुष्य लोगों को परेशान करने वाले होते हैं, वैसे ही यानी जितने मनुष्य के स्वभाव हैं उतने ही शब्दों के भी क्या है, प्रकार है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उन स्वभाव की अभिव्यक्ति उन शब्दों द्वारा ही करता है। इसीलिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य के विभिन्न स्वभाव हैं, बहुत सारे उसके स्वभाव हैं, उन स्वभावों की अभिव्यक्ति मनुष्य उन शब्दों द्वारा करता है। इसीलिए शब्दों के भी अनेक प्रकार हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है। यानी यहाँ पे देखिए कवि कह रहे हैं कि कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने लगता है। जैसे जो व्यक्ति ने गलती नहीं की है, अगर आप उसको उसका आरोप लगाओ या आप उसको गलत कहो, गाली दे दो, सामने वाला व्यक्ति अगर अच्छे स्वभाव का है, कोमल हृदय का है, भावुक है, तो क्या होता है, दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। यहाँ पे क्या है, कई बार ऐसे शब्दों को सुनकर सामने वाला व्यक्ति रोने लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं। जैसे इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही प्रिय होते हैं और उनके बगैर हम नहीं रह सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत ही दुख पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से संसार में विभिन्न प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, उसी प्रकार से शब्दों के भी इसी तरह से अनेक रूप हैं।
जैसे कुछ हमें हंसाने वाले होते हैं, कुछ हमें रुलाने वाले होते हैं, और कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, वो भी हमें बहुत ही प्रिय होते हैं। प्रिय शब्द इस प्रकार से जैसे कि वो हमें अच्छे लगते हैं। जैसे कोई गीत है, अगर आपको पसंद है तो आप वो गीत गाते हो क्योंकि आपको गीत पसंद है। उसी प्रकार से जैसे कि आपको कोई मनुष्य पसंद है तो आप उसकी परवाह करते हो, उसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। उसी प्रकार से जो शब्द आपको प्रिय है, अर्थात जो गीत प्रिय है, उस गीत को आप हमेशा गुनगुनाते हो या सुनकर आप बहुत ही आनंदित हो जाते हो। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की आपकी इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं और कुछ निरर्थक होते हैं। निरर्थक होते हैं तो कुछ दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत ही सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। यानी उनका जो है महत्व कैसा है, एकदम सात्विक है, सभ्य होते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले होते हैं। जैसे आपने देखा है, नेता हमारे कैसे भी हो, लेकिन वो जो अपने भाषण देते हैं, जो बोलते हैं, उनके जो शब्द होते हैं हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में वैसी अभिव्यक्ति होती है। वो कैसे होते हैं? सभ्य होते हैं, सज्जन होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि साधु संत महात्मा भी जो होते हैं, जब कभी आपने उनका प्रवचन सुना होगा तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उनके शब्द ही ऐसे होते हैं जो हमें अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और हमें उनके शब्दों में हम क्या होते हैं, बंद से जाते हैं और वो हमें अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं लेखक कि शब्द कैसे होते हैं कि आपको इतने प्रिय हो जाते हैं कि आप उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और आपको जिस प्रकार से इंसान को कोई मनुष्य अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो हमें प्रिय होते हैं। यहाँ पे देखिए बताया है कि न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम और 5% बुद्धि की और 5% संयोग, जो बोलते हैं ना नसीब और किस्मत में होगा, वो हमें मिलेगा, उसकी ज़रूरत होती है। कितना? यहाँ पे देख रहे हैं 90% परिश्रम। सबसे अधिक महत्व न्यूटन ने किसको दिया है? आपकी मेहनत को। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, हम मेहनत क्यों करें? ऐसा नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आपकी किस्मत में वो अचानक से नहीं आएगा। भले आप परिश्रम करोगे, आपका 90% मेहनत है और 5% क्या है, आपका बुद्धि है, और 5% आपका संयोग, यानी जो आप बोलते हो ईश्वर के हाथ में है, किस्मत में है। वो संयोग की बात है कि आपका लक, अगर भाग्य आपका किस्मत साथ दिया, ये आप बोलते हो। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके लिए सफल नहीं। जैसे कि आप देखो, आपके आगे खाना रखा है, ये आपको खाना मिला है, लेकिन जब तक आप उसको हाथ से या उठा के मुंह में निवाला नहीं डालोगे तो आप ये सोचो मेरी किस्मत में खाना खाऊं कि नहीं। ये ऐसा नहीं है। जब तक आप हाथ से उठा के अपने मुंह में निवाला नहीं डालोगे, तब तक आप खाना नहीं खाओगे। उसी प्रकार से जैसे आपने देखा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता उनको बिठाना सिखाती है, चलाना सिखाती है। अगर माँ भी ये सोच ले कि जब उसको बैठना होगा तब बैठेगा, जब उसको चलना होगा तब चलेगा, तो बच्चा क्या ज़िंदगी भर बैठ सकेगा, चल सकेगा? नहीं। इसके लिए क्या है, माता को परिश्रम करना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है बैठाने के लिए। एक बार गिरे, 5 बार गिरे, लेकिन वो बैठने को सीख जाता है। इसी प्रकार से जब बच्चा आरंभ में चलना सीखता है तो भी कई बार उसे चोट लगती है, लेकिन माँ ये सोचे उसे चोट लग रही है इसलिए मैं इसे चलाऊँ ही नहीं, तो बच्चा क्या होगा, अपाहिज बन जाएगा। लेकिन माँ क्या करती है, उसे चलाती है, परिश्रम करती है। यहाँ पे क्या है, 90% जो है, 90% जो है यहाँ पर माता का परिश्रम है, और 5% जो है उसकी बुद्धि का प्रयोग किया है, और 5% जो है संयोग की आवश्यकता है, वो चलना सीख जाता है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। ये एकदम सच का है। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है कि हमें निष्क्रिय बना देती है, किसी काम का नहीं रखती है।
कृतिहीन यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित नहीं करती है। बहुत से शब्द ऐसे हैं, तो ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन से क्या करना चाहिए, व्यवहार से बाहर निकाल देना चाहिए। उसका कोई भी महत्व हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो हमें निष्क्रिय बना रही है। तो ऐसे शब्दों को हमें अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव है। विशेष कर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता का अर्थ होता है हाँ तो, ठीक है। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं लेखक, कुछ भाषाओं के शब्द किसी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं, तो कुछ उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से तो कुछ कैसे होते हैं, मित्रता नहीं कर पाते। अब यहाँ देखिए ये है क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो है मित्रता कर ली है। यहाँ पे मित्रता नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ झगड़ा चालू है। कई बार आपने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पड़ोसियों तक से बात नहीं करते। उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि पड़ोस में कौन रहता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनका चाहे पड़ोसी हो, चाहे समाज, सोसाइटी हो, सभी लोगों से मित्रता होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि आपके क्लास में भी, आपकी कक्षा में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चुपचाप शांत अपने में ही रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी से बातचीत करते हैं। उसी प्रकार से हमारे भाषाओं के शब्द भी होते हैं। कुछ क्या करते हैं, अन्य शब्दों से मित्रता कर लेते हैं। कुछ कैसे होते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। वो दूसरी भाषाओं में घुलना मिलना नहीं जानते। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि बहुत से शब्द अंग्रेजी के जैसे हैं, वो कैसे हो गए हैं, मिल गए हैं। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि जो है वो कैसे हो गए, हमारे में मिल गए हैं। और द्रविड़ परिवार तो क्या होते हैं, इन लोग शब्द केवल अपने परिवार, इनका जो शब्द होता है ये अपने तक ही सीमित है, दूसरे में नहीं मिलते। लेकिन हिंदी के कुछ शब्द कैसे हैं, कुछ मिल जाते हैं और कुछ स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी जैसे कि हम इंसान होते हैं, हम इंसानों का स्वभाव, हम मनुष्यों का स्वभाव जैसे होता है, कुछ कैसे होते हैं, सब में मिल जाते हैं और कुछ अलग होते हैं। उसी प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के भाषाओं के शब्द भी ऐसे ही हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, ठीक है। तो इसमें हिंदी का जो है आपका वर्ष है और संस्कृत का गांठ। उसी प्रकार से मांग पत्र, हिंदी का मांग और संस्कृत का पत्र। तो ये दोनों मिलके दो शब्दों के मेल से बन गए हैं, अलग अलग। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हिंदी वर्ष, संस्कृत से वर्षगांठ और मांग पत्र। हिंदी, अरबी, फारसी से, यहाँ पे देखिए 3 का मिलन है। हिंदी, अरबी, फारसी से थानेदार, किताब घर। अंग्रेजी, संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, यहाँ 3 का मिलन है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि। इन शब्दों से हिंदी का ही शब्द संसार समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपने माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए शब्द संसार समृद्ध, समृद्ध अर्थात धनवान है, ठीक है। बिंदास यानी बेफिक्र होते हैं। ये यहाँ पे देखिए इन भाषाओं का जो है शब्द कैसा है, शब्द कैसा है, समृद्ध अर्थात धनवान है। और कुछ शब्द कैसे हैं, अपनी माँ के लाडले होते हैं। जैसे आपने देखा है बहुत से बच्चे कैसे होते हैं, छोटे बच्चों को आपने देखा है, छोटे बच्चे सभी को प्रिय होते हैं, चाहे वो कैसे भी हो। तो बहुत से दूसरे लोग भी उन बच्चों को खिलाना चाहते हैं,
लेकिन वो बच्चे क्या होते हैं, सभी बच्चे ऐसे नहीं होते कि सभी के पास जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी माँ के पास ही रहते हैं, अन्य अपरिचित लोग के पास नहीं जाते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपरिचित लोग के पास भी जाते हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, उसी प्रकार से बहुत से शब्द भी ऐसे हैं जो अपनी ही भाषा में, मातृभाषा को छोड़कर और कहीं नहीं जाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। इस प्रकार जैसे हम मनुष्यों का स्वभाव है, उसी प्रकार से इन शब्दों का भी स्वभाव है। कुछ अपनी मातृभाषा में ही रहते हैं और कुछ अन्य भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। जैसे हम व्यक्ति हैं कि अपने परिवार के साथ ही साथ समाज में और क्लास में, कक्षा में या अन्य जगहों पर अपने रिश्तेदारों के दिलों में जगह बना लेते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, अन्य किसी लोगों से अपने संबंध अच्छे बनाना नहीं चाहते हैं। अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से या समाज से उनको सब लोगों में घुलना मिलना नहीं पसंद होता है, वो केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी ये भाषा के शब्द हैं जो कि कुछ ऐसे होते हैं अपनी मातृभाषा छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सभी भाषाओं में घुल मिल जाते हैं और अन्य भाषाओं में भी अपने लिए स्थान बना लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा क्या हो रही है, समृद्ध होती है, बढ़ती जाती है ना। दूसरे जब भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में आते हैं तो बढ़ती है, समृद्ध हो जाती है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लेखक कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। लेखक ये कह रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए हमारी भाषा में शब्द नहीं है, अगर वो दूसरी भाषाओं से शब्द आ रहे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसके लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, वो अन्य भाषाओं से हमें क्यों लेना। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कहा है, हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करता है। ये 100% एकदम सही बात हमारे लेखक ने कही है। जो प्यार, जो अपनापन हमें इन शब्दों से मिलता है, देखो कई बार अब माँ बोलने से जितना अपनापन लगता है उतना मम्मी बोलने से नहीं लगता है। बाबा कहने से, पापा कहने से जो हमें अपनापन लगता है, वो डैडी कहने से नहीं लगता है। कवि यहाँ पे लेखक ने कहा है कि जो हमारे प्रिय शब्द है, ये सारे प्रिय शब्द है और इसमें हमें अपनापन महसूस होता है, वो छोड़कर हम दूसरे अंग्रेजी की नकल क्यों करें, उनके शब्द क्यों लें। लेकिन आज आप देख रहे होंगे आधुनिक समाज में लोगों ने इसका भी क्या अनुकरण करने लगे हैं कि आजकल लोग कोई भी अम्मा बाबा नहीं कहना चाहते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, मम्मी और डैडी कह रहे हैं, जो कि लेखक को भी पसंद नहीं है। वही बात इन्होंने कही है, जो हमारी भाषा में है, प्रिय शब्द हैं, उनको छोड़कर आप दूसरे शब्दों को क्यों अपना रहे हो। जो अपनापन, जो प्यार इन शब्दों से हमें महसूस होता है, वो मम्मी, डैडी या अन्य भाषा के जो शब्द हैं उससे महसूस नहीं होता है। तो जो हमारे अपनी भाषाओं में प्रिय शब्द हैं, उन भाषाओं को छोड़कर, भाषाओं के शब्दों को छोड़कर ये अन्य भाषाओं के शब्द का क्यों आप प्रयोग कर रहे हो। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। एकदम सही कह रहे हैं। आप जब बोलते हो, आप कितने सुंदर दिखते हो ये कोई नहीं देखता है, लेकिन आप जैसे मुख खोलते हो, आपके मुख से जो शब्द उच्चारित होते हैं, जो बातें आती हैं, उससे लोगों को आपके व्यक्तित्व का पता चलता है।
आप दिखने में लाख सुंदर हो, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको सही तरीके से बात करने नहीं आती है, आप सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो, तो उस सुंदरता का, उस व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है। आपका व्यक्तित्व आपके शब्दों से, आपकी बातों से पता चलता है। यहाँ पे कह रहे लेखक, हमारे मुख से उच्चरित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। भगवान ने हमें ज़बान दी है, बोलना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ भी बोलना है। बोलने से पहले आप अच्छे से शब्दों को तौलो, सोचो जो आप कह रहे हो उसका अर्थ क्या है, सामने वाले व्यक्ति को वो बुरा ना लग जाए, उसका कोई अर्थ है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, या गलत आप शब्द मत बोलो, अपशब्द मत बोलो। जब भी आप बोलो अच्छी बातें बोलो, लोगों को दुख पहुंचाने वाले कठोर शब्द का प्रयोग मत करो, किसी को गलत बात मत बोलो। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। ये एकदम सही बात लेखक ने कही है। यह कला हमें विविध पुस्तकों के वाचन से और परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे हम कैसे जान सकते हैं? अनुभव से, मार्गदर्शन से, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। मात्र एक शब्द की गलती से आपने कुछ ऐसा कह दिया तो वर्षों की दोस्ती में क्या होता है, दरार पड़ जाती है। अब किसके साथ किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, यह हमें कैसे पता चलेगा? अनुभव। वर्षों से आप लोगों के संपर्क में हैं तो आपको अनुभव आ जाता है कि किन शब्दों का प्रयोग उचित है और किन शब्दों का प्रयोग अनुचित है। मार्गदर्शन, आपका गुरु है तो आपका मार्गदर्शन करे, आपके माता पिता मार्गदर्शन करे, क्या सही है क्या गलत है, कैसे बात करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, आपका मार्गदर्शन कौन कर सकता है? आपके गुरु या आपके माता पिता, आपके भाई बहन। और वाचन, जितना आप अधिक पढ़ोगे उतना आपको क्या है, ज्ञान प्राप्त होगा और आपकी समझ बढ़ेगी। और संस्कारों द्वारा ही, आपके परिवार में जो आपको संस्कार दिए गए हैं, परिवार में जो संस्कार मिलते हैं उसका ही बच्चा अनुकरण करता है, उसके द्वारा ही सीखता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उसके कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है, ये सही बात है। अगर आप अपशब्द बोलते हो, गलत बातें बोलते हो तो क्या होता है, उसका परिणाम हानिकारक होता है, उससे आपको नुकसान ही होता है। इसके लिए कभी भी अनाप शनाप यानी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आप बचें। पेपर में भी कई बार ऐसा होता है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आपको क्या करना है, सही लिखना है। ज़रूरी नहीं कि आप 2-4 पन्ना लिख दो और वो आप 10 लाइन का लिखोगे तो उत्तर सही है। आप 1 ही 2 लाइन का लिखो, लेकिन जो प्रश्न पूछा है उतना ही लिखो। आप लोग कई बार अनाप शनाप की यहाँ वहाँ की बातें लिखते हो, जो प्रश्न का उत्तर है वो अलग ही रह जाता है, उसका उत्तर नहीं समझ में आता है। इसलिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो सुंदर, उपयुक्त, अर्थमय शब्दों से परीक्षा में लिखे जाते हैं उसके कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा क्या होता है, हानिकारक होता है। इसके लिए जो आप लिखते हो उतना ही लिखो, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर लिखो, यहाँ वहाँ की बातें घुमाकर अपना समय बर्बाद मत करो। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इन शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है, ये भी सही बात है। यहाँ पे देखिए, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि हमें वाचन को अधिक महत्व देना चाहिए। इसलिए देखिए, उनका जन्मदिन भी वाचन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने वाचन को अधिक महत्व दिया है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारी शब्द संपदा यानी शब्द की जो संपत्ति है वो बढ़ेगी नहीं, हमें नए शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। इसके लिए वाचन द्वारा ही हम लोग शब्द की संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। इसके प्रयोग से भी हम नए नए शब्दों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से
यानी शब्दकोश का अगर एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। ये सही बात है। जब हम लोग शब्दकोश का रोज़ एक पन्ना पढ़ेंगे, अगर महीने में इस प्रकार से आप 30 दिन नए शब्द पढ़ रहे हो तो साल भर में आप कितने नए शब्द सीख जाओगे। शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, तो इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। एकदम सही बात यहाँ पर लेखक ने कही है। अगर आपको शब्द की संपत्ति को बढ़ाना है तो इसके लिए आपको एकाग्रता से रोज़ एक पन्ना शब्द, इसीलिए देखिए स्कूल में भी शिक्षक या शिक्षिका आपको पढ़ने के लिए देती है। जो भी पाठ होता है आपके पढ़ने से क्या होता है, आपके शब्द संपदा की शक्ति बढ़ती है। उसी प्रकार से कई नई चीज़ें हमारे जीवन में आती रहती है, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप छोटे होते हो तो देखो, जब आप छोटी क्लास में होते हो तो एक ही जो वाक्य होता है वो आपको टीचर्स क्या करते हैं, 5 बार 10 बार लिखने के लिए कहते हैं। जब आप उसको लिखते हो तो आप उसको पढ़ते भी हो। जब आप एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपको ध्यान में रहता है। वो क्या होता है, फिर आपको भूलता नहीं। इसी प्रकार से अगर रोज़ 5 शब्द दिए तो आपको महीने में कितने नए शब्द याद हो जाएंगे। आप बचपन से इसी तरह से पढ़ना शुरू करते हो और बड़े होते होते आपको अनेक शब्दों का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वाचन द्वारा ही हम अपनी शब्द संपदा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें वाचन को अधिक महत्व देना चाहिए। यहाँ पे देखिए नए शब्द हैं। तकलीफ़ अर्थात परेशानी, निष्क्रिय कृतिहीन, मिलनसार यानी मिलजुल कर रहने वाले, मुहावरा, दरार पड़ना, दूरी बढ़ना, अनाप शनाप बोलना, निरर्थक बातें करना। यहाँ पे प्रश्न उत्तर है जो कि मैं आप लोग को PDF द्वारा भेज दूँगी और आपको लिखकर मुझे मैसेज करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी अगर इस पाठ से संबंधित समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।